off the NDTV Dettol Banega Swasth India campaign. Ayushman, what a performance it was. It was Sukhbir's performance. In fact, सुबह 10 साढ़े 10 बजे मैंने आज तक इतना डांस नहीं किया. And आप भी ढोल पे, I mean the true Punjabi was clearly coming. I am a night Punjabi person. knew, yeah. It's too early for me. And Sukhbir आए तो उनको देखकर रहा ही नहीं गया मुझसे. I had to go there. What a performance. But Thank you. I think we all really enjoyed that. डायरिया भारत में एक सिग्निफिकेंट हेल्थ चैलेंज है. ये खास तौर से छोटे बच्चों के बीच बीमारियों और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है. 2017 में लॉन्च किया गया द डिटॉल डायरिया नेट ज़ीरो इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश के 40 ज़िलों और 31 एस्पिरेशनल बॉक्स में मौजूद है. और ये WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 7 पॉइंट प्लान पर आधारित एक स्केलेबल रेप्लिकेबल मॉडल है, जिसका लक्ष्य 5 साल से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, प्रचार और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाता है. अब आइए चलते हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला जी के पास, जो वहाँ मिर्ज़ापुर ज़िले के छठा गांव के प्राइमरी स्कूल में हैं. ओवर टू यू रवीश जी, हमें बताइए वहाँ पे क्या हो रहा है. जी देखिए, डेटॉल डायरिया नेट जीरो अभियान के तहत आज हम मिर्जापुर के छठा गांव में मौजूद हैं. और इस गांव में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहां से बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर गंगा नदी का ये किनारे पर गांव पड़ता है. और ऐसे तमाम सारे गांव हैं जहां पर जो बाढ़ के लिहाज से काफी प्रभावित रहे हैं और डायरिया के लिहाज से काफी संवेदनशील रहे हैं. मेरे साथ में साहिल है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर साहिल, ये आपने ये इलाका क्यों चुना, आखिर कैसे आपने यहाँ. थैंक यू रविश. एक्चुअली ये सारा एरिया जो हमारी इंटरवेंशन है, हम आज की डेट में 40 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की. ये सारी डिस्ट्रिक्ट, सारी इंटरवेंशन हमें डीजी हेल्थ के सपोर्ट से मिली है. तो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, उनके जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं, उनके जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं, जो एस्पिरेशनल एरियाज़ हैं, वो एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें उनकी तरफ से गाइडेंस है कि हमें यहाँ काम करना चाहिए. अगर हाँ जी, आप ये बताइए डॉक्टर विवेक की डायरिया के लिहाज कितना खतरा है इस इलाके में और क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए. डायरिया के हिसाब से तो अगर देखा, जैसे आपने अभी खुद ही बोला कि ये गंगा जी का किनारा है, जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर गंदगी फैल जाती है. और डायरिया बेसिकली अगर साधारण आदमी को समझाया जाए तो मल की यात्रा है मुंह तक, बाहर से लेके गंदगी अंदर आ रही है. तो हम उनको अगर मैनेज करना है तो किसी तरीके से वो ब्रेक कर देना है वो जर्नी को, कि वो गंदगी हम तक ना पहुंच पाए. तो हम लोगों ने इसी अप्रोच में यहाँ पर हम लोगों ने काम किया. एक बड़ी यूनिक अप्रोच बनाई हम लोगों ने रवीश. ये था उसमें कि हम लोगों ने सबसे पहले डेटा देखा कि क्या है. तो डायरिया प्रेवलेंस रेट अगर देखा जाए इंडिया में तो 8.2% है. आज भी 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं यूपी में, लगभग 1000 बच्चों में से 46 बच्चे मर जाते हैं. तो ये डेटा देख करके सोचा तो आखिर गैप क्या है. गैप है कि केयर गिवर को कुछ एजेंसी काम कर रही हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर को फोकस करके काम कर रही हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर को फोकस करके काम कर रही हैं. हम को फोकस किया, 7 पॉइंट प्लान उठाया. 7 पॉइंट प्लान ये कहता है कि अगर आपके पास में जिंक, ORS आप सप्लाई इनको दीजिए मैनेजमेंट के लिए, सेफ सैनिटेशन, सेफ वाटर, ब्रेस्ट फीडिंग. अब आप ये समझिए रवि जी कि आज भी ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये 65% ही है. 1980 से गवर्नमेंट ORS को प्रमोट कर रही है, लेकिन आज भी हम लोग केवल 24% पर पहुंच पाए अगर NFHS सर्वे की रिपोर्ट देखी जाए तो ये क्या हो रहा है. तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच बनाई, इस पर काम किया. और हमने फिर क्या किया कि उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमने बिगेस्ट जो हिंदी मीडिया हाउस है दैनिक जागरण, उसके साथ कोलैबोरेशन किया, पार्टनरशिप करी. तौर पर बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो उठाए गए और यही वजह डायरिया के जो है वो ऐसे इलाकों में जो है वो धीरे धीरे कमी आ रही है. थैंक यू रवीश जी. एक्चुअली अनुप्रिया जी पटेल ने भी सुबह यही बात की थी कि डायरिया नीड्स टू बी टैकल्ड, और बहुत ये इनिशिएटिव जो हो रहा है वहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द लिंक बिटवीन हाइजीन एंड हेल्थ, बट वी रियली कांट हैव दिस कॉन्वर्सेशन विदाउट ब्रिंगिंग सैनिटेशन इनटू इट. लैक ऑफ सैनिटेशन इज अ कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल डिजीज बर्डन. Adequate sanitation together with good hygiene and safe water are fundamental to good health and to social and economic development. In fact, Mahatma Gandhi said in 1923 that sanitation is more important than independence. To talk about the intersection between sanitation and health, we're now joined by Rodrigo Offrin, WHO representative to India. We have with us Zarina Screwwala, Managing Trustee, Swadesh Foundation, Dr. Ashwini Khasbage, Taluka Health Officer, Malegaon in Washim District, Maharashtra. We have Ravi Bhatnagar, Director, External Affairs and Partnerships, SOA Reckitt. And we have with us Saurabh Jain, Regional Marketing Director and Spock, South Asia, Reckitt Hygiene.
So before we start our discussion, I want to come to you first, Dr. Rodrigo. The recent study by Nature has found that the Swachh Bharat mission has contributed significantly to reducing infant and under 5 mortality rates across the country, averting 60,000 to 70,000 infant lives annually. Huge number. What steps can be taken to sustain and enhance this progress? And also, what do you think about the WHO findings on global health highlight and the critical link between sanitation and public health outcomes? The connection between sanitation and public health outcomes is pretty direct and very, very important. Think about it. Poor sanitation, things like inadequate waste disposal, lack of hygiene, or open defecation creates the perfect environment for diseases to spread. So in public health, we use a measure. It's called the Disability Adjusted Life Years, or DALYs, to measure the burden of disease on a population. Let's say 1 DALY represents the loss of equivalent of 1 year of full health. In addition, the DALY for a disease or health condition is the sum of years of life lost due to premature death and the years lived with the illness. So that's a computation that's being done. And WHO estimated that globally, at least 1.4 million deaths and 74 million DALYs from diarrhea, acute respiratory infections, worm infections, all of which are attributable to unsafe water and sanitation hygiene. This is data from 2019. Swachh Bharat mission is the world's biggest sanitation campaign to stop open defecation and achieve universal access to safe sanitation. When in India, it's always the biggest campaign. That's the amazing thing with India. And WHO had estimated that the Swachh Bharat Mission 1.0, when achieved, would result in around 300,000 lives saved and 14 million DALYs averted. That I explained earlier. Now, I think for SBM 2.0, it's designed to sustain the gains of SBM 1.0. It expands the scope to open defecation free gains by including solid and liquid waste management in both rural and urban areas, creating open defecation free cities, building public toilets, implementing garbage free ratings, adopting green technologies for waste management like biogas digesters, and using digital technology for program management. So it's like a whole ecosystem for environment-friendly and healthy spaces, whether urban or rural, for people. Globally, the biggest challenges in addressing sanitation are poor leadership and political commitment. In India, this is not an issue. India just needs to keep the momentum for more years to come. Sanitation is not just about preventing diseases. I think that's a big message to everyone always. Many diseases are preventable. Good sanitation also means a healthier environment for all. It promotes dignity and safety, especially for women and children who are more vulnerable when there's no safe place for them to go to the toilet. So sanitation is not a side issue. It is foundational to public health. By improving it, we directly improve health outcomes, lower disease rates, and boost the quality of life for entire communities and the whole country. Very well said, sir. Sanitation is about dignity, not just about health. We have Ravi with us. Ravi, last night we were talking at length about this entire campaign. And tell us about the evolution of Banega Swasth India and its journey, how it scaled up over the years. First of all, thank you NDTV for being a wonderful partner with us for over 10 years now. We're in the 11th season. I recall the initial days when we started with the Swachh Bus, which visited few villages in India. We hardly had the concept of volunteerism at that point of time. Very fairly saying, we have 200,000 plus volunteers with us. This is on the top of the 100 partners whom we work with day in and day out. The whole force behind it is basically the state governments, the national government, and the kind of support what we get from our civil society partners. As Gaurav was there on the first panel, he talked about Plan India, Mamta,
he talked about Jagran, he talked about many others. We initially were focusing on some parts of India which were termed at that point of time Bimaru states. So largely in Bihar, Madhya Pradesh, Orissa, and a mix of all that. And then the whole concept, there was a discussion where our G20 own Sherpa, Amitabh Kantji, talked about the aspirational districts in India. And we need to move our needle from, working in from the Bimaru to more concentratedly, more focused areas. We went to the aspirational districts. And by last year, our global CEO promised we will be tripling our impact. From the aspirational districts, now we have reached to the aspirational blocks. The 5 key elements under the aspirational blocks, under those 5 elements, 2 things we are very, very sincerely working on and which are of our top priority. One is making, in the whole education vertical in the aspirational blocks, focusing on education, and that to the hygiene education. Second is how we focus more and strengthen the vertical on the primary healthcare. By the end of next year, we will reach around all the 500 aspirational blocks across India. Some of the early successes also I want to talk, Ayushman, in this. One of the very early successes was our work in Maharashtra, in Nandurbar and in Amravati districts, where the maximum number of children were dying because of the malnutrition, by stunting, and by other opportunistic infections. We took the challenge, we reached there, and a lot of people asked us, are you going to stay? Is your intervention is going to stay, and for how long? The intervention has stayed there, intervention has showed the result, and is a part of the NITI Aayog's best practices for the last year. Out of 10 best practices, 2 best practices come from our interventions, from our projects. And then now 2 other states requested us to do the same work. One state is Gujarat, which is Prime Minister's own state, and the second state is Rajasthan. So from Maharashtra, we have taken the intervention to Rajasthan as well as Gujarat. Looking into the success now, there are other states which are also opening up for the intervention. And we also took some baby steps with the school bus. We reached to 2,500 schools. There was a big time when, when I was asked, what is this 7,500 schools? India is a big country. It's a big challenge. Can we not scale up? Absolutely. Can we not do it more diligently? And yes, we took up the challenge under the guidance of our leadership and the support from the government and the civil society. And this year, I'm very proudly telling you, we have touched 1 million schools across India. Wow. And Amazing. we are able Yeah, to create 35 billion plus hand washing occasions with these school kids. So, 1 million schools, that's a huge number. Saurabh, if I can come to you here, Ravi's spoken about the impact and huge impact over the last 10 years. If I can also, sanitation plays a huge role. We've been talking about the intersection. Can you tell us the impact, what has happened on ground when it comes to sanitation specifically? No, absolutely. And you heard it all through, right? I mean, when you look at things like diarrhea, they've got 3 distinct causalities, right? You got nutrition, you got hand hygiene, and then you got sanitation. While in this country, a lot's been done in the space of nutrition and hand hygiene for over the decades, sanitation was largely a neglected space. Till 10 years back, since Swachh Bharat Abhiyan came into being. And we're very happy to say in the last 10 years, we played a very distinct role in actually shaping consumer behavior in many ways, right? I mean, consumer behavior, all you said is very hardened habits, and thereby changing them is not often easy. But in the last 10 years, we've played a role with our brands like Harpic and Dettol to actually make some impact and make the behavior for good. I would like to answer this maybe in 3 parts, right? In the last 10 years, the journey has been in 3 parts. The first one is essentially when the program came into being, when we had to change people's attitude towards building toilets. Pehle, Tarakki ki nishani, ye nahi hai jani was our first campaign that came in because people thought owning a smartphone and a mobile phone was more important than having a toilet at home. Right, so that was the first level of behavior change program that we had to carry out to actually shape people's behavior towards adopting a toilet. Yeah. And that came a long way. I'm very happy to say that more than 10 million toilets have been built in the country. And I think we played a role in terms of helping promote that. And immediately the second phase came into being within the first 2-3 years. Because we understood that the carrot and stick approach that we've had in building toilets have got people to build toilets. But use karna abhi bhi koi Mindset had to be changed. The mindset had to be changed because people were still very comfortable going out, defecating in the open, than actually using the toilet that was back at home, right?
And that's why the whole campaign idea around, साफ है तो काम का है, वरना शौचालय सिर्फ नाम का है, came into being, which was all about telling the consumers, यार घर में टॉयलेट तो बना लिया, अब उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, नहीं तो मतलब what's the whole point of building it, right? And now is the third phase where we are into. I mean, the toilets are there, people are largely using it, but there's still a bit of lackadaisical attitude to keeping it clean. Defecating out in the open, imposed. So, Saurabh, I'm just going to come back to you. Sorry for interrupting. Actually, the Honorable Prime Minister is addressing the nation. Can we just go across to him live to hear what he's saying, because it's an extremely important day today. भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज की 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओज, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है।
मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छताए जनशक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है। ये अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी। किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी। कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं प्लास्टिक
सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे। उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान भोगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं उसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले अपन, आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व तो समझकर मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी
खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं, ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था। शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा दिन भर परेशानी झेलती थी और रात में बाहर जाती थी। तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो। मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी, उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था, वो 100% पहुंच गया। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में
एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन, यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई। गंद के साथ क्या क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत की बड़ी वजह स्वच्छ भारत मिशन से आई जन जागृति, ये साफ सफाई है। साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के स्वच्छता करे जो उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे। उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब That was our Prime Minister talking about Swachh Bharat campaign. And next up we have is Zarina Screwwala. Hi Zarina, how are you? Hi Ayushman, really happy to be here. Thank you. Swades has been a part of a campaign from the very beginning, and today we are entering the second decade. In fact, Ronnie and you started working on sanitation way back in 2003. How difficult was it then to convince people to have a toilet at home, and what is the impact you have seen, particularly in empowering women and children? Absolutely. Well, firstly, I just want to congratulate NDTV and you and Ravi and Saurabh for the wonderful work you all are doing and sticking with the cause of sanitation, because it's really vital. I mean, I know you heard from others, but hi Ravi, it's good to see you. It really, when we first went into our villages, I know you asked me how difficult was it, but it was extremely difficult. Okay, people did not want to pay for a toilet because in Swades we believe that the community must contribute to everything that they have.
So then they get a sense of pride and ownership. So it's not charity we're doing, but we're empowering people. So when we first went in, I remember it was in 2003 or 4, and we got a flat no, all right? And we were really deeply worried and said, how are we going to manage this? But we went to another village called Songar in Mahad Taluka, I still remember. And we spoke to them, and it was, of course, the women who really, really needed the toilet. Women and young girls, slightly older girls, especially adolescent girls. Basically, I think we need to understand that these women, when they don't have a toilet, go into the fields at 4 a.m. and then they do not go to the toilet till it's late and everyone has gone to sleep. So you can imagine the problems with health, with dignity, with safety. And initially, despite this, we got a no. But then finally in Songar, we got a yes. We built our first 100 toilets. And it's just been a journey since then. And it's been a tough journey. Every small thing was a problem initially. Sometimes there were no roads. So our community used to help our vendors carry the bricks on their heads up the slope in order to build toilets. People borrowed from their neighbors a small space in which to build this individual household toilet. We searched far and wide for a beautiful designed toilet. So we used a Sulabh model, which is the twin pit, which allows it's extremely hygienic because it decomposes naturally. So we went through a real journey. So finally we built these toilets and you think, okay, now our work is done. Not at all, because very few people use the toilet except the women and the girls. Everybody else still preferred the old way of going into the fields. So we decided to do something great fun. We had built lots of toilets already in schools. So we got the school children to run campaigns. We had street plays, we had rallies, we had night rallies, which the children really loved doing, and lots of mass awareness programs. So multiple things that we did. And we've come a long way. We built 32,000 toilets, and with the help of people like, Ravi and Saurabh and Rekit. And today, you won't believe, we've changed our model completely. The community actually is ready to build their own toilets. We give them a kit, and we train them. And they become masons. We train them actually how to build their own toilets. And we brought down the cost, therefore, also for our donors who give us donations. And the effect is tremendous on health. There's no question. You just heard the gentleman from WHO. I think, the women in Nasik, I can just say that you can understand what it means to a tribal woman to have a toilet, is that when the toilet is inaugurated, they do it with an aarti. So I think that says it all for us. The safety of our girls, our women, the dignity, the health aspect. And I'll tell you, I'll end this with a very cute story. We had taken Jayaji and Mr. Bachchan to the villages, and we were showing them, and we were, as always, talking about how toilets help women, And a little boy piped up and said, no, I love my toilet too, because I'm very scared to go out in the night because snakes will bite me. So I think it really helps everyone. And our toilets are beautiful. And when you come to our villages, we use the toilets. They're beautiful. Well, thank you so much, Zarina. I think toilets make a huge impact here when we're talking about this. We have been talking about the impact of sanitation. And today we are thrilled to have with us, in studio with us, the talented and versatile actor Shreya Pilgaonkar. We're talking about sanitation and toilets. Shreya, thank you for joining us today. This very critical conversation as we launch season 11. Have you ever faced any personal challenges when you're shooting in the interiors, in remote areas, because there's not a toilet there? Tell us about that, because I think people would want to know, because this still happens. Absolutely. Firstly, a big thank you to EdiTV, and I've been sitting here and listening, and I think listening to all of you has been extremely informative. Hi, Ayushman. Hi, Shreya. I would say that these conversations are so important, because conversations around sanitation and hygiene are not just for the privileged. I think it's so important that at the grassroots level, at that micro level, we see a practical application and awareness of this. I will say, as an actor,
I'll admit that several times these are questions that we ask, that when we're shooting in remote areas, will there be toilets? And I see the women asking these questions much more than men. But I do feel in the past few years, especially in villages or remote areas, I do see that change. I do see women actively asking for equal access, especially for toilets. Because at the end of the day, sanitation and hygiene is really, that defines the foundation of the quality of your life. And I will take this opportunity to also talk about the dignity and value of our sanitation workers, because I feel like they are the ones who are literally going down there to ensure that life is clean for us, so to say. So I feel like, as citizens and for the dignity of labor in this country, it's very important to make sure that they get that respect and good facilities to ensure their safety as well. एब्सोल्युटली आई थिंक डॉक्टर अश्विनी, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं यहाँ पे, जैसे श्रेया जी ने कहा, हम बात कर रहे हैं कि टॉयलेट्स कितनी ज़रूरी हैं, इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, आपने तालुका में क्या देखा है जब से स्वच्छ भारत मिशन आया है, ये कैंपेन बनेगा, स्वस्थ इंडिया काम कर रहा है जो हमारा कैंपेन, 10 सालों में आपके तालुका में हेल्थ को लेके कितना इम्पैक्ट आया है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये, क्योंकि ये भी कहा जाता है, यूनिसेफ ने एक स्टडी की है कि करीब 50,000 रुपये एनुअली बचते हैं अगर पूरे परिवार की सेहत ठीक रहे, तो इट्स अ बिग इकोनॉमिक इम्पैक्ट. Definitely. Actually, I have been working in the taluka you have just mentioned. I have been working since 1 year, but I have started my journey with this since like 6 to 7 years back when I visited Chhattisgarh state. In that there is Jashpur taluka district. So वहाँ पे हमने 300 गाँव में हमारी मेडिकल टीम गई थी. वहाँ हमने देखा, वहाँ में एक्चुअली ट्राइबल एरिया, मतलब उनके घरों में जाके उनके पास में खाने का कुछ ये नहीं है वगैरह, ऐसे मतलब पॉवर्टी, पूरा जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे मैंने देखा है. दे जस्ट डोंट नो कि हैंड वॉशिंग भी कुछ रहता है, मतलब दे डोंट नो दैट आफ्टर डेफिकेशन यू हैव टू हैंड वॉश ऑल्सो. सो दैट वाज द कंडीशन आई हैव सीन. और जब मैंने यहाँ पे हमारे मालेगांव तालुका में भी देखा, तो the period like 7 to 8 years when this campaign of Swachh Bharat Mission, then also the NGO like Plan India are working since then. I think the impact I have seen is कि अब अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो वो उनको जो स्टेप्स है, एक्चुअली हैंड वॉशिंग की जो स्टेप्स है, वो हम भी शायद फॉलो नहीं करेंगे उतने टाइम में, तो वो आपको सब करके दिखाएंगे. द बिहेवियरल चेंज एक्चुअली हैज़ हैपेंड, मतलब उनका एक वो हैबिट हो चुका है. जैसे पहले उनको ये पता भी नहीं था, बट अभी वो वो देखने मिलता है उनमें. और माल न्यूट्रिशन जो है, जो मतलब बाकी जो प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, वो भी बहुत हद तक कम हो चुके हैं. सो काफ़ी इम्पैक्ट आपने देखा है. यस मैम. अश्विनी जी, आप जैसे लोगों से मिलकर पता चलता है कि ग्रास रूट लेवल पर क्या हो रहा है, एंड इट्स अ डीप इनसाइट. आई वुड लाइक टू गो टू प्रिया नाउ. I think also the mental impact, that's something we, Ayushman and I were talking earlier in the day, क्योंकि जब हम टॉयलेट की बात करते हैं आयुष्मान, I mean we think physical well-being, but हमने देखा Shreya, there were kids in the morning saying, principal shared with us कि किस तरह it makes an impact अगर बच्चा स्कूल मिस कर रहा है, the attendance is affected. Ayushman, you wanted to ask Shreya about mental health? Of course, Shreya, I just worked with your mother recently in a Dharma Sikya film. It was a pleasure working with her, and we were talking about mental health issues, and she told me that you're vocal about it, and hygiene and mental health, they're closely related. So how does it impact, and when should we be vocal about it, and when we require the help, कब हमें बोलना चाहिए? बिल्कुल. आई थिंक जिनके पास ईजी एक्सेसिबिलिटी होती है, ये इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, विच इज़ वाई प्लेटफॉर्म्स लाइक दीज आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री एज अ होल टू रियलाइज दैट वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. हाइजीन की ऐसी बात है, अगर एक इंसान को इफेक्ट हो जाए, उसका इफेक्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज लाइक यू सेड, if, say for example, education systems provide good meals, good schools, you see people actually going there, but that should also be in your own home to begin with. And when you speak about mental health, मैंने एक short film की थी called What's Wrong, which talks about how we really need to not judge people or judge ourselves, and there is no right or wrong when it comes to this. And it's wonderful to see that whether it's celebrities or people from various walks of life be so comfortable to share their mental health journey. And these are really small steps, but they're very impactful in the larger scheme of things.
I think that's really well put. Now let's just go across to Sangeeta Reddy. Sangeeta, if you can tell us, you've also been a part of this campaign since the very beginning. Thank you for always supporting it. How can the private healthcare sector in India contribute to developing innovative local solutions that have a global impact? So let me begin by congratulating all of you. It's been 11 incredible years of Banega Swasth India. And so congratulations. I'm glad that you brought the conversation on healthcare center stage. I believe that private healthcare has a tremendous role to play in that first, we need to create the infrastructure to treat and cure and heal people so that they, number one, get better, they have access to healthcare, but also when Apollo Hospital started 41 years ago, our ideology was to give Indians healthcare, advanced healthcare within the reach of people and obviate the need for people to go abroad for advanced healthcare. I'm happy to say that, the role has reversed and now we have patients from 140 countries coming to India for treatment. But the role of private healthcare can actually go beyond, and I think we have a very critical role to play in public education. Most of us use our CSR money towards prevention, and I think large-scale screening programs, building awareness, and of course, you have been a part of our journey in our rural endeavor. But to reiterate that, in the village where my father was born, we take care of the health, that is from birth through life, of about 68,000 people. This began about 20 years ago. We first took care of the social determinants of health. So clean drinking water, sanitation, nutrition. We then put up a hospital there so that they had immediate access to care. That hospital was connected with telemedicine so our advanced doctors could meet and advise whatever was required. Then we went on to create the first passport to health, which was our health insurance card. And this was 24 years ago. Once we had covered the whole village, we then went on to look at capturing the data in the WHO STEPS methodology, creating preventive healthcare programs like screening for cervical cancer, awareness about breast cancer, prostate cancer, simple things like cataract surgery, but also the most pervasive problem of blood pressure and diabetes. So by monitoring these, taking care of them, giving this good health and nutrition, I'm happy to say that now this model has really shown that it works. And in a recent study which was done, the incidence of disease is lower in the cohort of 68,000 people who live in the Tavanampalli Mandal cluster than in the neighboring mandals. So this is proof that science and working together and partnerships, we have multiple partnerships who are helping us make this village become among the healthiest village clusters. So awareness, effort and partnerships can make an impact and save lives and keep people healthy. So I want to congratulate all of you for the great work that you do in making the dialogue of healthcare center stage. And I will also say that there is, so much more work to be done. There's vaccination, whether it's, pediatric and adult vaccination. There are children who are still undernourished. There's need for emergency access to care. We should not lose people with heart attacks. And most importantly, I want to call out Pro Health, which is our health checkup program. I request everybody to please have a health checkup and find out a problem when it's in a minor stage without waiting for it to become a major problem. So these are, multiple dimensions. I know I've given you a fairly long answer, but the ambit of healthcare really spans from prevention, health infrastructure, to emergency care, and then to science and new discoveries. So, and we have to keep on working on this, putting our beautiful scientific minds, technology and AI, public awareness and communication, all of us have to work together because health is really the community's responsibility. Thank you so much, ma'am, for joining us. Next up, I want to ask a question, Dr. Ashwini. आपके स्वास्थ्य केंद्र में सबसे ज़्यादा फोकल पॉइंट क्या है? किस चीज़ पे आप फोकस करते हैं? अनीमिया है, डायरिया है,
और क्या चुनौतियाँ हैं आपकी, कैसे लड़ते हैं इनसे? Sir, Niti Aayog has selected the Malegaon block as aspirational block. Sir, aspirational because we are lagging behind in every aspect. So उसी तरह मतलब जो आपने अभी बोला है कि एनीमिया एंड ये डील करने के लिए मतलब कॉलेरा है, पोलियो है, तो कॉलेरा पोलियो इज द इंसिडेंस हैज़ बीन लोअर्ड डाउन टू अ मच एक्सटेंट बिकॉज ऑफ हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन सैनिटेशन बेसिक प्रैक्टिसेस वी हैव नाउ इम्प्रूविंग, लाइक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें ग्राउंड लेवल पर देखने मिलता है, क्योंकि हमारे सारे वर्कर्स, आशा वर्कर, Anganwadi worker, multipurpose health workers we have, auxiliary nurse midwives. So all these are implementing all these practices at grassroots level, and so we are now in a much better place because of all the practices we are enrooting in the people's mind. We are telling them how we can come out of this dark zone. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस मंथन और मिशन में जो पॉलिटिकल क्लास है उनका रोल बहुत अहम हो जाता है, और इसलिए राहुल नार्वेकर जी स्पीकर हैं महाराष्ट्र असेंबली के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मंच पर। राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो आप लोगों से इंस्पायर होती है, आप लोग इतने बड़े पद पर हैं। जब मुंबई की चर्चा करते हैं राहुल, तो जो सैनिटेशन, हाइजीन, ये जो शब्द थे, या पूरे देश में पहले इस पर बोला जाता था ज़्यादा चर्चा मत करिए, क्योंकि ये ड्राइंग रूम के कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं था। 10 साल में वो बहुत ही ज़्यादा बदल गया है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शायद आगे रास्ता है। तो आप पॉलिसी मेकर भी हैं, लॉ मेकर भी हैं, तो आप अपना रोल और जो लेजिस्लेचर का रोल है आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं एनडीटीवी को बधाई देना चाहता हूं कि सामान्य व्यक्ति के हित में जो आपने कार्यक्रम चलाया है, ये बनेगा स्वस्थ इंडिया, ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है और देश को स्वस्थ बनाने में इसका बड़ा योगदान रहेगा, इसलिए आपको सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं। जहां तक भारत का सवाल आता है, भारत आज देश की जग की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी जल्दी ही हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि हमें हमारा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का लक्ष्य साध्य करना है, तो स्वस्थ इंडिया प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। और स्वस्थ इंडिया प्राप्त करने के लिए इसके लिए जो जो कानूनी प्रावधान लाना ज़रूरी है, जो जो लॉज एनफोर्स करना ज़रूरी है, जो जो लॉज इनैक्ट करना ज़रूरी है, वो लेजिस्लेचर का काम रहता है। और महाराष्ट्र में हम इसकी तरफ बहुत ही अच्छी प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश माना जाता है। हमारी एवरेज एज पॉपुलेशन ये 27 साल की है, और यदि इस डेमोग्राफिक एडवांटेज को हम सही मायने में स्वस्थ नहीं रख पाए तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ हेल्थ केयर हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। सैनिटेशन, गुड हेल्थ, ये हमारे लिए प्रायोरिटी केवल नहीं तो हमारा कंपल्शन है, ऐसे हमें देखना चाहिए। और इसीलिए अनेक इनिशिएटिव्स है कॉरपोरेशन लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे, यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे अनेक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और लिए जाएंगे। राहुल जी, ये रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस सब के चलते जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है इस पर प्रेशर भी काफ़ी आता होगा, तो ये चैलेंजेस आप कैसे पूरा कर रहे हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसी भी यशस्वी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। गवर्नमेंट एक हद तक कर सकता है, उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे, लेकिन जब तक समाज में इसके बारे में अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग नहीं आती, तब तक सही मायने में कोई भी लक्ष्य साध्य डेमोक्रेसी में नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में सामान्य जनता का सरकार के साथ भागीदारी होना, उनके साथ में चलकर कार्य करना अपेक्षित है और बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं समझता हूँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं योगा जैसे शास्त्र, योगा का साइंस जो है वो हमारे देश से शुरू हुआ, लेकिन आज दुनिया के कोने कोने में प्रैक्टिस हो रहा है। हमारे यहाँ योगा को प्रमोट करने के लिए जितनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितना कार्य गवर्नमेंट ने किया है उतना ही कार्य प्राइवेट प्लेयर्स ने किया है, और इसीलिए हम इसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, इसको अवेयरनेस दे पा रहे हैं। यदि एनडीटीवी आज ऐसे कार्यक्रमों को हाथ नहीं लेता है और इसे प्रमोट नहीं करता है तो केवल सरकार इसे नहीं चला पाएगी। और इसीलिए मैं फिर एक बार इस विषय पर एम्फसाइज करना चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट एसोसिएशन फॉर सच कॉजेज is a compulsion, is a must and not an option. That's actually very well put. In fact, Ravi is right here. He is one of the pioneers of this entire mission. Ravi, you know, the role of young leaders become important. We have been talking about veterans, you know. We'll be joined by Nitin Gadkari in a bit from now. But, you know, Rahul Narvekar, several such leaders who have taken the lead. How important do you think that is there? Maria, this is very important. In 10 years, we have seen a lot of young national leaders, young politicians, young mayors, and you know, a lot of people from the good offices of the Prime Minister and the Honorable President of India. They participated in the campaign. They have lended their voice. I have even seen the young bureaucrats. They go back. They say, "Ravi ji, हम चाहते हैं कि सुंदरबंस में मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम मिलके सॉल्व कर सकते हैं?" या फिर हम गया में जाते हैं तो वहाँ के कलेक्टर बोलते हैं कि आप इसको कुछ करवाइए हमारे साथ में। सेम ऐसे परबनी में, बुल्दाना में, चिंचली पे, उसमें तो अलग अलग जगह पे आपका लोग तो हम सपोर्ट करते आए हैं। एंड वी रियली फील लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क टुगेदर, क्योंकि सबका प्रयास साथ में नहीं होगा, it will become very very difficult to win over the things. सबका साथ और सबका प्रयास जी। आपने फिर से प्रधानमंत्री जी की बात याद दिला दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद नितिन गडकरी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। अब हमारे साथ नितिन गडकरी जी जुड़ रहे हैं और नितिन जी ने हमारा साथ बहुत सारे सीजन्स में दिया है। नितिन जी, आपका स्वागत है हमारे मंच पर। पहला सवाल आपसे कि आपके मंत्रालय ने बहुत काम किया है और जिस जन भागीदारी की बात प्रधानमंत्री अभी कर रहे थे, उसमें जब कोई भी लोग अपनी ज़मीन देता है तो ये भी बोलता है कि इस पर टॉयलेट बनाया जाए और उसी रास्ते से आपकी सड़कें जाती हैं। तो जब आपका मंत्रालय ने काम शुरू किया तो क्या क्या सपोर्ट आपको मिला और किस तरह से ये मास मूवमेंट बना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सस्टेनेबल जीवन पद्धति के लिए स्वच्छता हमारा एक प्रकार से जीवन है, और इसलिए हमने एक थ्योरी पर काम किया है कि कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, और इसलिए वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। सबसे पहला अच्छा काम ये हुआ है कि हमने दिल्ली मुंबई हाईवे में और UR2 में और डोलारो अहमदाबाद हाईवे में, चंडीगढ़ में और देश के अनेक जगह पर 80 लाख टन से ज़्यादा कचरा रोड कंस्ट्रक्शन में डाल दिया है। और अभी हमने जो कचरे को सेग्रीगेट करते हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को ये जो मशीन लेनी पड़ती है सेग्रीगेशन की, इसके लिए भी हम उनको अब मदद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हमारे ट्राइबल क्षेत्र में बाम्बू होता है और अभी हम लोहा यूज़ करते हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब बातें होती है। तो अभी हमने 80 किलोमीटर बाम्बू के क्रैश बैरियर हमने तैयार किया और उसका यूज़ किया हुआ है। इसके साथ साथ फ्लैश हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। बड़े प्रमाण पर अब फ्लैश रोड में हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण फ्लैश का शॉर्टेज हो रहा है। स्टील फाइबर जो वेस्ट होता है वो स्टील फाइबर का भी हम यूज़ कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है जो ग्लास है, ग्लास फाइबर स्टील, ये हमने नया लाया है, अब इसका भी उपयोग करने वाले हैं, जिसके कारण कॉस्टिंग भी कम होगा और रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। सॉइल स्टेबलाइज करके जो अर्थवर्क करके मिट्टी लेनी पड़ती है उसमें 80% मिट्टी बच सकती है। वो उसको सॉइल स्टेबलाइज करने के लिए हम स्टेबलाइजर भी यूज़ कर रहे हैं। बाद में जो बिटुमिन है उसमें अभी मैंने मीटिंग बुलाई अगले सप्ताह में। वैसे ऑलरेडी प्लास्टिक को, रबर को हमने अलाउ किया है। हमारे देश में 90 लाख टन बिटुमिन आता है, उसमें से 40 से 50 लाख टन
हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 40 से 50 टन इंपोर्ट होता है। अभी मैं इंडिया की जो ऑयल कंपनी है उनको रिक्वेस्ट करने वालों रिफाइनरी वालों को कि भाई आप 15% रबर और 7% प्लास्टिक डालकर वो बिटुमेन हमको बना दो, ताकि हम उसको डायरेक्ट सर्टिफाई करेंगे, यूज़ करेंगे, जिसके कारण वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट रबर का यूज़ होगा और हमारी कॉस्ट भी कम होगी। ये वेस्ट रबर और वेस्ट प्लास्टिक 25 रुपये 30 रुपये किलो तक आ जाएगा और जिसके कारण बिटुमेन की कॉस्ट भी 10-15 रुपये हमको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रोड की क्वालिटी भी सुधर जाएगी। इसके बाद हमने विशेष रूप से ये हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में हमने जो अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी लाई है उसमें प्री कास्ट को अभी हम मैंडेटरी करने वाले हैं। प्री कास्ट को मैंडेटरी करने से जो रोड पर स्टील सीमेंट आता है उसके कारण जो पोल्यूशन होता है वो नहीं होगा। फिर फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर FRP को उसको भी हम इनकरेज कर रहे हैं। ग्लास फाइबर रीइंफोर्स स्टील उसको भी कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का हमने काफ़ी उपयोग किया। अभी जो वेस्ट में जो सेग्रीगेशन होता है उसमें जो प्लास्टिक निकलता है, प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल भी तैयार हो सकता है। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी है कि हम ये जो हमारी परली है इससे इथेनॉल बना रहे हैं, एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, उसमें अभी बायो बिटुमेन भी तैयार हो रहा है। और ये जो देश में 400 प्रोजेक्ट अब लगभग प्रोसेस में 60 चालू हो गए हैं, जिसमें से बाय प्रोडक्ट करके CNG LNG बनने के बाद उसमें से ये लिग्नेंट करके तैयार होता है और ये 35% हम बिटुमेन में डाल सकते हैं। उसके भी स्पेसिफिकेशन हम तैयार कर रहे हैं, जिसके कारण अब किसान अन्नदाता नहीं, अब किसान ऊर्जादाता नहीं, किसान ईंधन दाता नहीं, तो किसान बिटुमेन दाता भी बनेगा और हवाई ईंधन भी दाता बनेगा, जिससे गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा और रूरल डेवलपमेंट और बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने ये फ्यूल में बहुत बड़ा निर्णय किया है, जिसमें देश को परिणाम मिलना शुरू हुआ है। इथेनॉल, मिथेनॉल, LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन एंड बायोडीजल। अभी फ्लेक्स इंजन की मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा आई है, जिसमें हम 100% बायो इथेनॉल यूज़ कर सकते हैं। अभी CNG के ऊपर बाइक आई, मैंने ही लॉन्च की बजाज की पूना में, और उसमें ऐसा है कि 1 किलोमीटर के लिए पेट्रोल के लिए 2 रुपये 25 पैसे खर्चा आता है और ये जो CNG यूज़ करेंगे तो 1 रुपया आता है। तो इलेक्ट्रिक, CNG और इथेनॉल इसके ऊपर 2 व्हीलर 3 व्हीलर आएंगे तो प्रदूषण में कमी होगी, किसानों का फायदा होगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे और पोल्यूशन नहीं के बराबर होगा। उसके साथ साथ किसान हाइड्रोजन भी बनाए। किसानों के साथ इथेनॉल जो बनाते वो शुगर केन जूस, मोलाइसेस, फिर वह ब्रोकन राइस, कॉर्न और उसके साथ फूड ग्रेन, और अब उसके साथ हम परली से भी इथेनॉल बना रहे हैं और आगे अभी 20% है तो फ्लेक्स इंजन के कारण 100% इथेनॉल अब शुरू हो रहा है और इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप डालने का भी निर्णय किया है। तो आने वाले समय में हमारे देश को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस बनाने में इसमें हम कामयाब होंगे। और अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में G20 देशों का बायोफ्यूल के लिए अलायंस भी हुआ है और इंडिया में बहुत सी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिसके कारण हम देश में ही नहीं तो देश के बाहर भी काम कर सकेंगे। और इसमें पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट जो 22 लाख करोड़ का है, जो हमारे देश में प्रदूषण खड़ा करता है, वो भी कम हो जाएगा और किसान, गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध होंगे और देश का पर्यावरण और स्वच्छता अभियान बहुत अच्छे तरीके से यशस्वी होगा। Thank you, Gadkari ji, for being a part of the launch show for this 11th time. Thank you so much. Well, now we also have joining us is Mr. Amitabh Kant. He's the G20 Sherpa, also former CEO of Niti Aayog. Thank you so much, Mr. Kant, for joining us today. I think what we would all like to know, here is about, if you can tell us, India's G20 Sherpa, how did India's presidency in 2023 focus on global health issues, and can you also tell us what were the key outcomes? So India's G20, both health and nutrition and sustainable development goals were very critical issues. India achieved a consensus across all countries, G7, emerging markets,
as well as Russia and China all came together. But one of the key issues was on sustainable development goals, because vast segments of population had gone below poverty line due to COVID. And health and nutrition had been badly impacted. But one thing which came out very clearly was that two things make a difference. One is nudging behavioral change amongst young people. That is, how do you use the nudging theory to make people aware of cleaning their hands, which is very important. And the second thing was that climate will have a huge impact on health in the coming years. And therefore, the dimension of both climate and health has to be studied very closely and action has to be taken. And both these require two things. One is community action in a very big way. Unless and until we are not able to make community a part of this movement, it will be very difficult. And secondly, wherever success has been achieved, the government has worked with the people of the locality and the society, and therefore good governance and municipal reforms as far as garbage collection is concerned is very critical. We've seen success in Indore, we've seen success in Surat, we've seen success in Mysore, Bhubaneswar, many of these cities. But this movement needs to be carried across all Indian cities and all Tier 2, Tier 3 cities, so that the vast segment of the population which gets impacted due to impact of garbage, that much like what we have done in toilets, much like we've created over 120 million toilets in the Swachh Bharat mission, the next phase has to be about cleaning up of our cities in a very big way. Mr. Kant, my question to you is, this is Ayushman, my question to you is, how can we encourage more collaboration between Indian innovators, global health organizations and government bodies to develop and implement effective health solutions? So that's a very critical question, because a lot of innovation has been done, like the twin toilet in India. We've seen huge innovation in places like Tamil Nadu, in Kerala, where community has become a part of this movement. I mean, beaches in Kovalam, for instance, were cleaned up by the community. And similarly, much of the movement in Indore became community-centric. That is, people did not allow others to litter. I think what we have to do in the next course is work with international community. There are a lot of global best practices in different parts of the world. We have to adapt them to India. And I think there are many United Nations organizations who are willing to collaborate with us. The Bill and Melinda Gates Foundation has collaborated with us to do a lot of innovation in many of these areas of both sanitation, garbage collection, municipal waste. The challenge is really to ensure that our waste gets converted into wealth. And that wealth has a huge economic dimension. It can be the biggest job creator for us. And while we are creating waste, it will also have a multiplier impact on the air quality in many of our cities. So all these are very critical issues, and this linkage between community, the people, innovation, and global organizations has a very huge multiplier impact. And I think many of our civil society organizations are working towards this. Thank you so much, Mr. Kant, for joining us today. I think we're having this very important conversation. We heard the Honorable Prime Minister speak right now on the celebration of 10 years of the Swachh Bharat Mission, Maria and Ayushman. And we're also launching our season 11. But please stay tuned with us as this conversation, this very critical conversation, is going to continue. So please come back. We'll be back after a very short break.